सो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द फुटबॉल फैक्ट्री। और मैं देव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और गाइज आज का जो वीडियो होगा वो आपको तो पता ही है कि आज किस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं। बेसिकली आज हमारा जो तारीख वो 2 फरवरी है और जो जनवरी ट्रांसफ़र विंडो था वो अब क्लोज़ हो चुका है। 31 को ही हालांकि क्लोज़ हो चुका था। बट इस ट्रांसफ़र विंडो से किस टीम मतलब किन किन टीमों को फ़ायदा हुआ, किन किन टीमों को मतलब लॉस सहना पड़ा है, आज इस वीडियो में हम उस बारे में ही बात करेंगे। हम देखेंगे कौन विनर रहे हैं इस ट्रांसफ़र विंडो के और कौन सबसे बड़े लूज़र रहे हैं इस ट्रांसफ़र विंडो के। सो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा। तो हम कुछ ही क्लब्स को लेंगे, मतलब कि जिन क्लब्स ने एटलीस्ट 2 या 3 प्लेयर्स साइन किए हैं, और एक प्लेयर्स वाले क्लब को हम नहीं लेंगे। लिवरपूल हो गया जैसे, उस टाइप के क्लब्स को हम नहीं लेंगे जिन्होंने एक प्लेयर साइन किया। बट हाँ, हम उन क्लब्स को टारगेट करेंगे जिन्होंने 2 से ज़्यादा प्लेयर साइन किया, फिर 3 से ज़्यादा प्लेयर्स साइन किए, या फिर ऑफलोड किए हैं 2-3 से ज़्यादा प्लेयर्स। तो गाइज हम लोग उसी क्लब मतलब उन्हीं क्लब में से टारगेट करेंगे। सो पहला जो क्लब आता है जो विनर है, मतलब जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ वो लेजिट विनर है इस ट्रांसफ़र विंडो में, वो यूवेंटस है। डेफिनेटली यूवेंटस विनर है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रांसफ़र विंडो को पढ़ा। 20 तारीख तक, मैं तो बोलूँगा 20 दिनों तक अच्छे तरीके से पढ़ा उन्होंने ट्रांसफ़र विंडो को। फिर उन्होंने जिन फील्ड में मतलब मिडफील्ड में उनको निकालना था प्लेयर्स, फॉरवर्ड में 1-2 प्लेयर्स निकालने थे, उनको निकाले और सेम बहुत तगड़े तगड़े डील्स उन्होंने क्रैक किए। डेनिस जकारिया का डील 5 मिलियन में उन्होंने क्रैक किया। मीन्स एक नंबर प्लेयर है, मतलब कि यूरोप के टॉप 5 लीग्स के जितने भी टॉप क्लब्स हैं वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ डेनिस जकारिया को समर में वो फ्री में ले लेंगे। बट यूवेंटस ने मतलब बीच में आके एक ऐसा निशाना साधा और प्लेयर्स को अपने और खींच लिए। सेम किसी ने ये नहीं सोचा था कि डुसान व्लाहोविच यूवेंटस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनका लिंक आ रहा था आर्सेनल के साथ, किसी भी बंदे ने ये नहीं सोचा होगा कि डुसान व्लाहोविच आर्सेनल को डिच कर देंगे या फिर वो यूवेंटस में जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे टीम्स लाइंड अप थे उनके लिए, और ख़ास करके ऐसा तो सबको लग ही गया था कि हाँ आर्सेनल अब ये डील क्लियर कर लेगी या फिर ये डील निकाल लेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। एट द एंड यूवेंटस कहाँ से आया, यूवेंटस ने सब 75 मिलियन फेंके और प्लेयर को ले गया। मीन्स उन्होंने चुरा लिया आर्सेनल से, अगर आप देखो डुसान व्लाहोविच को। सो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन विंडो था ये, और उन्होंने ऑफलोड भी किए प्लेयर्स, रॉड्रिगो बेंटनकूर को और डेजान कुलुसेव्स्की को भी उन्होंने ऑफलोड कर दिया, टॉटनहम भेज दिया। प्लस एरॉन रामसी जो कि उनको ऑफलोड करना था, उस प्लेयर को भी उन्होंने निकाल दिया फाइनली। और उनके लिए तो भाई ये विंडोज़, मैं तो उन्हें 10/10 का रेटिंग दूंगा यूवेंटस को। जिस हिसाब से उन्होंने मैनेजमेंट दिखाया इस विंडो में, बेहतरीन मैनेजमेंट दिखाया और काफ़ी अच्छा बिजनेस किया उन्होंने। अब गाइज हम अगले क्लब पे मूव करते हैं जो इस विंडो में मतलब जब किसी भी ट्रांसफ़र कोई भी प्लेयर है, उस प्लेयर के साथ इनका नाम जुड़ना तय था, वो है न्यूकासल यूनाइटेड। हाँ जुड़ना तय भी होगा क्योंकि पैसा भाई इनके पास दबा के आए हैं। अभी सऊदी टेक ओवर जब से हुआ है, सारे डील्स में इनका र्यूमर्स चल रहा था कि हाँ न्यूकासल शायद ले जा सकते हैं या फिर न्यूकासल ले जाएंगे। र्यूमर्स था, जितने भी डील हुए सब में न्यूकासल को आना था, चाहे मतलब जितने भी प्लेयर्स इस विंडो में सोल्ड हुए हैं इन यूरोप, सो उनमें मतलब टॉप लीग्स में जितने भी, उनमें न्यूकासल यूनाइटेड का नाम था कि हाँ वो लिंक्ड है न्यूकासल यूनाइटेड से। और न्यूकासल यूनाइटेड ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया, मतलब ऐसा देखते हुए भी कि वो रेलीगेशन जोन में है फिलहाल प्रीमियर लीग के, फिर भी उन्होंने बहुत बेहतरीन, आप बोल सकते हो बहुत बेहतरीन बिजनेस किया। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर लाए, ब्रूनो ग्यूमरस, डैन बर्न हो गया, फिर आपका पहले तो उन्होंने कैरियन ट्रिपियर को लाया ही था, उसके बाद उन्होंने और भी 2 अच्छे अच्छे साइनिंग्स किए। क्रिस वुड को उन्होंने लाया, फिर
डेडलाइन डे के दिन उन्होंने टारगेट को साइन किया एस्टन विला से। सो उनके लिए ये ट्रांसफ़र विंडो बेहतरीन था, और जिस हिसाब के प्लेयर्स उन्होंने लाए हैं ऐसा लग नहीं रहा कि वो लोग अब रेलीगेशन जोन में रहेंगे ज़्यादा दिन तक, वो निकल जाएंगे इससे। और समर में तो वो तबाही मचा देंगे, वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे समर में। और देखते हैं क्या होता है, कैसे वो लोग मतलब रेलीगेशन जोन से बाहर निकलते हैं। एडी हावे कैसे टीम को खिलाते हैं अपने, और कैसे उनको रेलीगेशन जोन से बाहर निकालते हैं इतने अच्छे साइनिंग्स करने के बाद। और मैं न्यूकासल यूनाइटेड को भी 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि उनको मतलब उनके लिए लॉस करने का कुछ था नहीं, जितना था उनका विन ऑन विन सिचुएशन ही था, और उन्होंने वो बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। पैसे फेंके सबसे ज़्यादा उन्होंने शायद इस ट्रांसफ़र विंडो में उन्होंने खर्च किए, 113 मिलियन यूरोज़ के आसपास उन्होंने खर्च किए। सो समर में देखते हैं क्या करते हैं, समर में शायद 200 भी पार कर दे वो लोग, क्योंकि बहुत सारे सेंटर बैक्स का भी लिंक था उनके साथ, बेन बॉटमैन का, और वो लोग डिएगो कार्लोस के साथ भी बहुत ज़्यादा लिंक थे, बस अविला ने मना कर दिया फुली, इसीलिए नहीं ले पाए। बट समर में वो ले ही लेंगे किसी न किसी अच्छे प्लेयर को। सो मैं 10 आउट ऑफ 10 दे दिया मैंने न्यूकासल यूनाइटेड को, बेहतरीन उनका ये विंडो था। अब जो अगला क्लब आता है जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे साइनिंग निकाले, हालांकि वो लोग मतलब कि लूज़र भी आप कह सकते हो कि हाँ वो लोग लूज़र रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया। कुछ प्लेयर्स को उन्होंने ऑफलोड किया, दो तीन प्लेयर्स लाए उन्होंने। सो मैं टॉटनहम हॉटस्पर की बात कर रहा हूँ, और लुइस डियाज उनका टॉप प्रायोरिटी था, एडामा ट्रायोरे उनका टॉप प्रायोरिटी था, बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि आप लिवरपूल ने एंड टाइम पे चुरा लिया उस ट्रांसफ़र को, आप बोल सकते हो। और एडामा ट्रायोरे का भी बार्सिलोना में जाने का कोई प्लान नहीं था, बट अचानक से प्लान बन गया और वो बार्सिलोना को चूज़ कर लिया उन्होंने। बट बात यहाँ पर आ जाती है कि क्या टॉटनहम हॉटस्पर के लिए विंडो अच्छा था? मैं तो उनको रखूँगा कि हाँ अच्छा भी था बुरा भी था, क्योंकि प्लेयर्स उन्होंने बहुत सारे ऑफलोड किए हैं। डेले अली हो गया, ब्रायन गिल को उन्होंने लोन पे भेजा है, और लो सेल्सो को भी उन्होंने लोन पे भेजा है, एंडोम्बेले को भी उन्होंने लोन पे भेजा। तो उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को ऑफलोड किया, और उन्होंने 2 प्लेयर्स लाए, रॉड्रिगो बेंटनकुर और डेजान कुलुसेव्स्की, जो कि एंटोनियो कॉन्टे को इस टाइप के प्लेयर्स चाहिए होते हैं। और सो मैं बोलूँगा कि हाँ मैनेजर को जिस टाइप के प्लेयर्स चाहिए होते हैं उनको वो प्लेयर्स मिल रहे हैं, तो ये उनके लिए अच्छा ही होगा, मैनेजर के लिए अच्छा होगा। और तो कुछ नहीं है, बस लुइस डियाज को अगर वो साइन कर लेते टॉटनहम हॉटस्पर तो उनके लिए तो भाई मतलब बेहतरीन साइनिंग होता है लुइस डियाज। लिवरपूल ने तो भाई मतलब सोने पे सुहागा मार लिया, उन्होंने सादियो माने का परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिल गया उनको। और लिवरपूल के ट्रांसफ़र उतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता, उनका एक्यूरेट ट्रांसफ़र होता है। सो देखते हैं क्या होता है। और मैं टॉटनहम को 8 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दूंगा इस ट्रांसफ़र विंडो में। और वो मैं जो 2 पॉइंट काट रहा हूँ वो बस लुइस डियाज के लिए ही काट रहा हूँ, क्योंकि अगर वो प्लेयर आ जाता तो कुछ अलग ही देखने को मिलता हमको टॉटनहम। सो गाइस अब हम अगले क्लब पर मूव करते हैं, और वो क्लब बार्सिलोना। मतलब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि मतलब विंटर विंडो से पहले कि बार्सिलोना इस टाइप का बिजनेस कर लेगी। अभी फ़िलहाल तो इस टाइप का बिजनेस वो कर लेंगे, इतने सारे प्लेयर्स ले आएंगे, और बहुत बेहतरीन डील्स क्रैक किए उन्होंने, लोन पे लाए हैं एडामा ट्रायोरे को, और ओबामियांग को तो उन्होंने फ्री ही लाया है। और सेम आपका डैनी अल्वेस के साथ भी है, और फरहान टोरेस के लिए उन्होंने 55 मिलियन पे किए। बट जितने भी उन्होंने साइनिंग्स किए उनका जो होता है कि आप प्रायोरिटी साइनिंग्स नहीं बोल सकते हो, बट हाँ साइनिंग्स ज़रूरी था, क्योंकि इंजरी से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है बार्सिलोना अभी। और उनके मेन प्लेयर्स अंसु फाती वो इंजर्ड हो चुके हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड अभी बैठे हैं, तो उनको चाहिए था साइनिंग्स, उनको चाहिए था। और अब उनका जो स्क्वाड डेप्थ आप बोल सकते हो वो बढ़ सा गया है, क्योंकि फरहान टोरेस के आने से, अडामा ट्रायोरे के आने से, फिर ओबामियांग के आने से उनका जो स्क्वाड डेप्थ है वो बढ़ सा गया। और आपको अगर compete करना टॉप 4 के लिए या फिर टॉप 6 के लिए, तो आपको स्क्वाड डेप्थ रखना ज़रूरी है। और बार्सिलोना मेरे ख्याल से अभी टॉप 4 के लिए compete करेगी ला लीगा में, मतलब टीमों के साथ जितने भी टीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि सेविला ने भी अच्छे अच्छे ट्रांसफ़र निकाले हैं, वैलेंसिया ने भी अच्छे अच्छे ट्रांसफ़र निकाले हैं, विलारियल ने भी अच्छे अच्छे ट्रांसफ़र निकाले,
बट बार्सिलोना मतलब जिस फाइनेंशियल स्टेट में बार्सिलोना है उसमें इस टाइप के ट्रांसफ़र निकालना एक बहुत मतलब बड़ी बात हो जाती है किसी भी टीम के लिए, और उन्होंने वो बखूबी बहुत अच्छे से निभाया बार्सिलोना ने। हाँ, उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि वो ओस्मान डेम्बले को ऑफलोड नहीं कर पाए। अगर वो अभी ऑफलोड कर देते तो 20-25 मिलियन उनको ईजिली मिल जाते, बट ऐसा हुआ नहीं। अब तो वो फिक्स है कि वो समर में फ्री में ही किसी क्लब में जाएगा, और फिर भी बार्सिलोना को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है क्योंकि उसका जो वेज है वो क्लियर हो जाएगा, और बार्सिलोना के जितने भी टारगेट्स हैं फ्यूचर में मतलब जो जिनको वो लाना चाहते हैं उनके साथ वो इजीली डील कर सकते हैं। सो ये अच्छा है, बट मैं 6.5 का रेटिंग दूंगा बार्सिलोना को, क्योंकि मतलब 6.5 का मैं इसीलिए रेटिंग दूंगा क्योंकि वो प्रायोरिटी साइनिंग नहीं थे उनके, अडामा ट्रेवरे या फिर ओबामियांग, ये मतलब अचानक से ये सब हुआ, इसीलिए मैं 6.5 का रेटिंग दे रहा हूँ बार्सिलोना के। और ओस्मान डेम्बेले को भी वो लोग ऑफलोड नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा कम रेटिंग ही दूंगा। सो गाइज, अब ये तो विनर्स थे इस ट्रांसफ़र विंडो के। अब जो लूज़र्स हैं उनमें सबसे टॉप पर आर्सेनल आ जाते हैं। तो आर्सेनल ही है, बाकी किसी क्लब ने तो मतलब ऐसा बिजनेस नहीं किया इस विंडो में। आर्सेनल एक बहुत बड़ा लूज़र है क्योंकि उन्होंने अपना जो मेन स्ट्राइकर है वो तो खो दिया है, और लाकाजेट और एडी एंकेतिया वो लोग उस टाइप के परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। सो आर्सेनल के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है ये, और उन्होंने और भी बहुत सारे प्लेयर्स को ऑफलोड किया है। केलम चेम्बर्स हो गए हैं, और मिडफील्ड में उनका जो प्लेयर लाना था वो नहीं ला पाए वो लोग, स्ट्राइकर लाना था वो नहीं ला पाए वो लोग। तो उनके लिए मतलब ये पूरा विंडो बर्बाद गया है। आर्सेनल बहुत लोगों से वो लिंक्ड है, अलेक्जेंडर इसाक से, दुसान व्लाहोविच से, ब्रूनो ग्यूमरस से वो लोग लिंक्ड थे। यहाँ तक कि आर्थर मेलो का तो ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि डील भी कंप्लीट हो गया है, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हमको इस ट्रांसफ़र विंडो। और सबसे बड़ा जो लूज़र रहा इस ट्रांसफ़र विंडो में वो आर्सेनल ही रहा, और इससे उनके जो अभी करंट फॉर्म है या फिर जो वो लोग बैठे हैं प्रीमियर लीग में टॉप 6 में, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करने वाला है। और क्या पता वो लोग टॉप 6 से निकल भी जा सकते हैं जैसा उनका ट्रांसफ़र स्ट्रेटजी रहा विंटर में। सो देखते हैं अब क्या होता है, बट हाँ टोटली मतलब आर्सेनल भाई अगर एक दो साइनिंग्स भी वो लोग निकाल लेते तो उनके लिए अच्छा होता, बट वो नहीं निकाल पाए, और यही उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है। और भी ये ट्रांसफ़र विंडो का इस मतलब वैसे हमको बड़े बड़े नाम देखने को नहीं मिले, बट हाँ ठीक था। मैं ट्रांसफ़र विंडो को 7/10 का रेटिंग दूंगा। जितने भी सारे टॉप यूरोप में मैं ट्रांसफ़र विंडो को 7/10 का रेटिंग दूंगा इस ट्रांसफ़र विंडो को। और अच्छे अच्छे साइनिंग्स हुए हैं, सेविल ने अच्छे अच्छे साइनिंग्स किए हैं, फिर आपका विलारियल अच्छा साइनिंग्स निकाला, वैलेंसिया अच्छा साइनिंग्स निकाला, जितने भी अच्छे अच्छे टीम हैं। बड़े बड़े टीमों से हमको उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। मैनचेस्टर सिटी ने जूलियन एल्वारेज को साइन किया, फिर लिवरपूल ने लुइस डियाज को साइन किया, बट चेल्सी से हमको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, मैनचेस्टर यूनाइटेड से कुछ नहीं देखने को मिला, रियल मैड्रिड से कुछ नहीं देखने को मिला, बायर्न डॉर्टमंड मतलब बट जो टॉप टीम्स हैं वो लोग इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखे इस ट्रांसफ़र विंडो में। बट हाँ ट्रांसफ़र विंडो अच्छा था। तो विंटर ऐसा ही होता है जनरली, विंटर में ज़्यादा लोग अपने जो मोमेंटम है उसको नहीं खोना चाहते हैं, इसीलिए उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मैक्सिमम तो समर में ही जाता है। सो जो था गाइज आज के वीडियो में इतना ही था। आपको कैसा लगा विंटर ट्रांसफ़र विंडो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड स्टे सेफ।